हेलो एवरीवन, आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग मैनेजमेंट की प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन में, जो कि बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारे इसके टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हाउस। मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे मैनेजमेंट यहाँ पे डेवलप करते गए, किस किस स्टेज में डेवलप किया, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब मैनेजमेंट की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का जो इवोल्यूशन हुआ वो टोटल इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को टोटल फोर फोर पार्ट्स में, चार भाग में उसको कैटेगराइज किया गया है। फोर स्टेजेज में उसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज आता है मेरा, उसको कहते हैं प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। सेकंड स्टेज आता है क्लासिकल थ्योरी, थर्ड आता है न्यू क्लासिकल थ्योरी और फोर्थ आता है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, ये टोटल चार पार्ट में इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को फोर स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज था मेरा प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, इनमें चार्ल्स बैबेज जूनियर और भी चार्ल्स बैबेज जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो हम लोग जब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम लोग के सिलेबस में प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट के पीरियड के बारे में नहीं पढ़ना। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। अब हम लोग आते हैं क्लासिकल थ्योरी पे। अब जो आज का जो टॉपिक सिर्फ चर्चा करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ क्लासिकल थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिकल थ्योरी के बाद न्यू क्लासिकल और मॉडर्न जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में टोटल तीन हम लोग तीन थ्योरी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो हेनरी फेल के द्वारा दिया गया, और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग के जो सिलेबस में है वो सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेल के द्वारा बारे में जो जिन्होंने दिया था, सिर्फ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में। ये जो क्लासिकल थ्योरी है हमारा 1800 लास्ट से 1800 जो था मेरा, उसके लास्ट या 1900 के स्टार्टिंग में ये थ्योरी आया था, क्लासिकल थ्योरी आया था। इसमें क्या हुआ, मैनेजमेंट में इसमें थोड़ा सा डेवलप हुआ। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में मतलब कि यहाँ पे मशीन की बातें की जाने लगी। यहाँ पे जो हम लोग का ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसको छोड़ के लोग मशीन की बात की जाने लगी। लोग टाइम के कैसे कोई चीज को वर्क करना है, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो गया। छोटे वर्क से लेके यहाँ पे लोग लार्ज वर्क में आने लगे, मतलब छोटे काम से लोग धीरे धीरे इसमें बड़े कामों में आने लगे। क्लासिकल थ्योरी जब आया तो उसके बाद क्या, लोग जो छोटे छोटे काम करते थे जहाँ से, अब वो क्या मशीन की, तो मशीन की अब कोई भी काम बड़े बड़ी मशीनों से वहां पे होना स्टार्ट हुआ। क्लासिकल थ्योरी में ये सब चीज हम लोग डायरेक्ट कहते हैं, यहाँ से क्या एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, अब इसमें जब तीन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा किसके बारे में करेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया था। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, 4 प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी जॉब को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। एवरी जॉब शुड बी ब्रोकन इनटू इट्स एलिमेंट
एंड साइंटिफिक वे ऑफ परफॉर्मिंग इट शुड बी एस्टेब्लिश। छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे एलिमेंट में इसको बांट करके तोड़ करके एक साइंटिफिक वे में इसको परफॉर्म करना चाहिए। ये था एफडब्ल्यू टेलर का पहला ये प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड विथ राइट एटीट्यूड एंड एबिलिटी एंड प्रॉपर्ली ट्रेंड। मतलब कि वैसे वर्कर को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब कि साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए वर्कर को, जिसका उस वर्क के प्रति, उस काम के प्रति एटीट्यूड सही हो, उसको काम करने में इंटरेस्ट हो, प्रॉपर्ली उस काम के लिए ट्रेंड हो। इस तरह के काम को हमको करना चाहिए, इस तरह के मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल था, ये एफडब्ल्यू टेलर का। थर्ड प्रिंसिपल था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच वर्क का डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैनेजमेंट के क्या क्या वर्क है उनको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और वर्कर का क्या क्या वर्क है उसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आउटपुट प्लेस इज टू एक्सट्रैक्टेड आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस एज इट बेनिफिशियल फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर। मतलब कि आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड। मतलब कि ऐसा आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि बोथ मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो कि एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। आज जो अभी इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स क्या क्या है, जो जिन टेलर ने जिन जिन टेक्निक को बताया उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट टेक्निक है कहता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि कोई भी वर्क का एक आइडियल टाइम होना चाहिए और उस आइडियल टाइम के अंदर उस वर्क को कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्क की इफिशियंसी बढ़ेगी, वहां पे इफिशियंसी ऑफ वर्कर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इन्होंने टाइम स्टडी के बारे में कहा। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी के बारे में। मोशन स्टडी के बारे में एफडब्ल्यू टेलर का कहना है कि हर एक काम का एक लिमिटेड एक नंबर ऑफ मूवमेंट होना चाहिए एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कि मतलब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक आइडियल नंबर ऑफ मूवमेंट होना चाहिए। उस मूवमेंट के अंदर उस टास्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्कर्स ट्रेंड भी हो सकते हैं और क्या हो गया, अपना मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मतलब कि एवरी आउटपुट शुड बी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। मतलब कि हर एक आउटपुट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए वहां पे, और वर्क को क्या एक सिंप्लीफाई वे में उसको कर देना चाहिए, टास्क को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया इस प्रिंसिपल के बारे में। इससे क्या हो गया कि इफिशियंसी एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बारे में पता चलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू यदि समझते हैं, मान के चलिए किसी वर्क का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। मान के लिए एक स्टैंडर्ड 10 है, किसी वर्क के लिए फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब यदि वर्कर उस वर्क स्टैंडर्ड से यदि ज्यादा वर्क करता है और एक वर्क स्टैंडर्ड का मान के लिए 6 रुपये, मतलब यदि ऐसा फिक्स कर दिया कि यदि 10 स्टैंडर्ड से यदि कोई ज्यादा वर्क करता है कोई भी वर्कर, तो उसके लिए 6 रुपया पर यूनिट वेजेज दिया जाएगा। और यदि कोई 10 रुपया 10 से जो स्टैंडर्ड है उससे कम यदि वर्कर वो करता है वर्क, तो उसको 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उसको वेजेज दिया जाएगा। यदि कोई वर्कर टोटल 12 यूनिट वर्क करता है तो उसको टोटल कितना मिला, 72 यूनिट्स मिला, क्योंकि 6 पर यूनिट से, क्योंकि स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया। जबकि
ये जब छोटा में जब इसमें आते जब स्टैंडर्ड से कम वर्क में आते हैं तो उसको कितना मिल रहा है, मान के लिए 8 वर्क की एक यूनिट ही काम कर रहा है तो उसको टोटल कितना मिल रहा है, मान सिर्फ 40 यूनिट्स, 8 इंटू 5 में सिर्फ 40 यूनिट्स मिल रहा है। तो इन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के पे जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें उन्होंने इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक जॉब को टोटल 4 भाग में कैटेगराइज किया, मतलब कि शुड हैव 4, मतलब कि एवरी शॉप हो, पहले तो 2 भाग में कैटेगराइज, एक शॉप एक ऑफिस। ऑफिस के 4 सुपरवाइजर होने चाहिए, शॉप के 4 सुपरवाइजर होने चाहिए। उन्होंने इस भाग में फंक्शनल फॉर्मेनशिप को बांटा, ठीक है। अब ऑफिस सुपरवाइजर का काम क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में उसका टेक केयर के उसके बारे में जानकारी रखेगा, उसके बारे में रिकॉर्ड रखेगा। जबकि ऑफिस जो शॉप सुपरवाइजर होंगे उन्हें शॉप फ्लोर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वर्क को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में उनको देखना होगा। अब इसमें उन्होंने ऑफिस और शॉप को टोटल 4 जो सुपरवाइजर है जो ऑफिस के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया। ऑफिस के अंदर लिखा है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क में क्या होता क्या है कि यदि कोई भी रूट क्लर्क में किसी भी काम को एक जो सुपरवाइजर होंगे, ऑफिस सुपरवाइजर होंगे, जो रूट क्लर्क होंगे, वो क्या करेंगे, वो टोटल काम को किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, वो अपना उस रूट को प्रोवाइड कर, रूट क्लर्क क्या करेंगे, वो अपने सुपरवाइजर को क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को क्या करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे कैसे काम करना है, क्या काम करना है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क में होता है कि टोटल उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि क्या कैसे काम करना है, क्या उसको एक काम कार्ड कैसे, मतलब वो काम करेगा आगे जाके, किस तरह से काम करना, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देगा। रूट क्लर्क का काम क्या, सिर्फ डायरेक्ट करना, कि एक रूट बता देना कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना, और उस काम को कैसे करना है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताएगा। अब कार्ड क्लर्क का काम क्या है कि प्रत्येक का कार्ड बना दिया जाएगा कि कितना काम कर रहा है, वो अपना एक स्टैंडर्ड से कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है, कितना यूनिट काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो पूरा कार्ड क्लर्क का काम है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है कि वो टाइम जो कितना कोई भी लेबर, कोई भी वर्कर कितना काम करता है, कितना देर काम किया, कितना आवर काम किया, उसका टाइम रिकॉर्ड करेगा। और कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है कि कितना, यदि स्टैंडर्ड कितना कॉस्ट, मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है काम करने में। कॉस्ट का मतलब कि वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया, स्टैंडर्ड से कम काम किया, उसको पूरा उसका रिकॉर्ड रखना, ये कॉस्ट क्लर्क का काम होता है। और डिसिप्लिनरी का काम कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, ये और डिसिप्लिनरी का काम है। ये टोटल फंक्शनल फॉर्मेंसिक में ऑफिस के अंदर थे। उसके बाद आते शॉप में। शॉप के अंदर 4 सुपरवाइजर हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। शॉप बॉस में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ऊपर 4 सुपरवाइजर जो हैं, एक रूट क्लर्क होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होंगे और डिसिप्लिनियर, ये 4 है। वहां पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उसको 6 मत समझिएगा, ठीक है। आप लोग उसको थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। इसको 4 भाग में ऑफिस में 4 सुपरवाइजर इस तरह से डिवाइड किया गया है। जबकि शॉप में 4 सुपरवाइजर किस तरह से है, तो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये सब का काम क्या है, ये सब का काम क्या है, तो गैंग बॉस का काम है कि कैसे जो भी मशीन होंगे, किस काम के लिए कौन सा मशीन यूज होगा,
वर्कर्स को डायरेक्शन देना, इस वर्क को कैसे, इस मशीन को कैसे यूज करना है, हर एक मशीन के लिए अलग अलग जो गैंग होंगे, बॉस होंगे, उस मशीन को कैसे यूज करना है, वर्कर्स को डायरेक्शन देना, ये किसका काम होगा, गैंग बॉस का, क्योंकि ये ऑफिस पे सब फ्लोर पे काम हो रहा है, यहाँ पे मशीन की बात की जाएगी, मशीन को कैसे यूज करना है। तो गैंग बॉस का काम क्या होगा कि मशीन को कैसे यूज करेंगे, वर्कर्स को कैसे यूज करना है, उसको क्या डायरेक्शन देना। स्पीड बॉस का काम क्या है कि मशीन का स्पीड सही है क्या नहीं, अपना एफिशिएंट वर्क काम कर रहा है कि नहीं, सही से मशीन काम कर रहा है क्या नहीं, स्पीड तो उसका कम नहीं है, उसको ये सब पूरा चेक करना, ये स्पीड बॉस का काम है। नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम है यदि मशीन की यदि मशीन को रिपेयर की जरूरत होती है तो वो उसका रिपेयर के पे ध्यान देगा कि मशीन को रिपेयर की जरूरत है क्या नहीं, ये काम है रिपेयर बॉस का। और इंस्पेक्टर का काम क्या है कि टोटल सब कुछ सही से हो रहा है क्या नहीं, वर्क मशीन टोटल वर्क कहीं से कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत है, कोई काम है, ये काम किसका है, तो इंस्पेक्टर का काम है। ठीक है, ये था टोटल फंक्शनल फॉर्मेनशिप, और ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक था जिन्होंने एफडब्ल्यू टेलर ने इनके बारे में बताया। अब जो मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है, इन्होंने कुछ लोगों ने इनको ये क्रिटिसाइड भी किया है। तो क्रिटिसाइड किस वे में किया है हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले नीचे जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, इसमें है एक फर्स्ट मर्चेंटिस्ट अप्रोच। मतलब कहना है कि इसमें ये इस अप्रोच को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि मैन जो है, ह्यूमन जो है, सिर्फ मनी से ही मोटिवेट नहीं हो सकता, सिर्फ उसके पैसा ही उसके लिए सब कुछ नहीं है। उसमें इस अप्रोच की इन्होंने एफडब्ल्यू टेलर ने यहाँ पे मेन को एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। मैसेव ये कि ह्यूमन की तरह उसको लैब अफेक्शन के बारे में नहीं समझ, उसको सिर्फ मशीन की तरह यूज करना चाहते हैं। ये मर्चेंटिस्ट अप्रोच में कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो व्यू। ये क्या है, एक नैरो व्यू है, क्योंकि ये जो यहाँ पे वर्कर होंगे, जो भी मेन होंगे, वो सिर्फ मनी से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। मनी के पीछे लव्ड होने चाहिए, अफेक्शन होने चाहिए, मतलब कि उनसे प्यार भरी बातें हो, अच्छी से उनसे के साथ बिहेवियर किया जाए, तो ही वो मोटिवेट हो सकते हैं। ऐसा सिर्फ मनी से मोटिवेट है ना, ये मानना गलत है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक थ्योरी का। नेक्स्ट आता है ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन भी है कि आप मनी से मोटिवेट कर सकते हैं। आप अज्यूम कर लिए कि टोटल जो वर्कर होंगे, जो मेन होंगे, सिर्फ मनी से मोटिवेट होंगे, तो ये क्या है, एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे वर्कर हैं जो जब काम करने लगते हैं तो एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं वो। ठीक है, और वो क्या धीरे धीरे क्या इनइफिशियंट हो जाते हैं, और वो अपने वर्क को सही से काम नहीं करते। इसलिए सिर्फ मनी पे किसी को तौलना, यहाँ पे ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। उसके बाद क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि जिसमें ह्यूमन के सोशल नीड्स की पूर्ति, यहाँ पे सोशल नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके इमोशंस को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ वहाँ पे सोचा जा रहा है कि मनुष्य को, मेन को, वर्कर को पैसा देना है, उससे काम करना है। उसके सोशल नीड्स, उसके इमोशंस के बारे में वहाँ चर्चा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसके लव अफेक्शन के बारे में नहीं चर्चा किया, जिसके कारण ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। क्योंकि बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर बिना इमोशन, बिना सोशल नीड का कोई काम नहीं करता, सिर्फ पैसे के लिए सब काम नहीं करता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट नॉट कंसेप्ट। उसके बाद क्या, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या, लेबर को तो मशीन की तरह समझा जा रहा है, उसको ह्यूमन समझा नहीं जा रहा है, उसके इमोशंस, उसके लव, उसके अफेक्शन, उसके सोशल नीड्स के बारे में तो देखना नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। हाई पीस रेट लीड्स, जो ये हाई वेजेज जो सिस्टम, हाई पीस रेट सिस्टम है, क्या है, लेबर को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद इन्वायरमेंट नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे इन्वायरमेंट का कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। मतलब कि ऐसा ही
इस थ्योरी में कहा गया है, इस अप्रोच में, कि वर्कर्स को प्रोड्यूस करते जाना है, डिमांड पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना डिमांड को देखते आप सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते जाएंगे। इसलिए ये क्या इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखता है कि अब इससे इन्वायरमेंट में मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोशल के बारे में तो ध्यान देना नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो ध्यान देना नहीं है इस अप्रोच में। तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, पॉजिटिव पे, इससे इसको कोई लेना देना है। इसलिए कहता है इन्वायरमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ये था टोटल मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहता है, मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो हेनरी फेयल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हेनरी फेयल के द्वारा दिया गया है, इसमें इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया है और 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है उसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है हेनरी फेयल को। इसमें इन्होंने जो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, जिसमें टेक्निकल ऑपरेशन, कॉमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग ऑपरेशन और मैनेजरियल ऑपरेशन, टोटल 6 ऑपरेशन में एक्टिविटीज में इसको डिवाइड किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि टेक्निकल ऑपरेशन में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके बारे में उन्होंने कहा। कॉमर्शियल ऑपरेशन में प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उसको कैसे सप्लाई करना है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल कैसे लाना है, उसको कैसे कैपिटल को एलोकेट करना है, ऑप्टिमल मैनर में कैसे कैपिटल को एलोकेट करना है, कैपिटल को कैसे एक्वायर्ड करना है, इसलिए फाइनेंशियल ऑपरेशन में उन्होंने कहा। सिक्योरिटी ऑपरेशन में उन्होंने कहा कि जो ऐसा स्टेप्स लेने चाहिए जो कि गुड्स के प्रोडक्ट के सेफ्टी में काम हो, मतलब कि सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड्स के लिए स्टेप लेने चाहिए। अकाउंटिंग ऑपरेशन में मतलब कि कॉस्ट, प्रॉफिट, लायबिलिटीज, एसेट, इसमें टोटल इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए और तो कि टोटल इसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, और अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए, स्टॉक रिलेटेड, कॉस्ट, प्रॉफिट, लायबिलिटी, टोटल ये प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहिए। ये टोटल इन्होंने अकाउंटिंग ऑपरेशन में कहा। उसके बाद मैनेजरियल ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल जो है, उन्होंने मैनेजरियल फंक्शन को 5 पार्ट में, 5 भाग में उसको कैटेगराइज किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो मैनेजरियल, जो ये जो 5 मैनेजरियल ऑपरेशन है, इसके अंदर ही होने चाहिए, इसी के बेसिस पे होने चाहिए। अब आता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इन्होंने हेनरी फेयल ने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में चर्चा किया है। जिसमें उन्होंने, जो उनका फर्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर है उनकी स्किल्स और एबिलिटीज के आधार पे उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और क्या वर्क में स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडिक्वेट मैनर में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि किसी को ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाती है तो वो उसको मिसयूज करने लगता है, और यदि किसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तो उसका वर्क क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी एंड इसे एक एडिक्वेट मैनर में होने चाहिए। तीसरा क्या है, डिसिप्लिन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क हो, जो एम्प्लॉय वर्क करे अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे होने चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आधार पे ही एम्प्लॉय वर्क करे। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि कोई भी
जो भी डिपार्टमेंट हो गए, एक एम्प्लॉय का एक सिंगल बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय के बहुत सारे बॉस हैं, यहाँ कर रहे हैं वहाँ, तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इसलिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय के लिए क्या एक सिंगल बॉस होना चाहिए, जिसके कारण उसके उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी काम के लिए एक प्लान होना चाहिए, उसका एक हेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई काम के लिए बहुत सारे प्लान बना लिए, अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा प्लान क्या यूज करना है, कब कैसे करना है। नहीं, उसके लिए क्या है, वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको उसको इस तरह से किया जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी उसके साथ अचीव हो जाए। ठीक है। रिम्यूनरेशन टू स्टाफ, सभी स्टाफ को एक फेयरली पेड करना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय क्या मोटिवेट हो। मतलब कि हर एक एम्प्लॉय को एक फेयर पे पीस वेज सिस्टम होना चाहिए, जिसके कारण उसको सबको अच्छे से पे मिले, पे भेजे जो भी हो, और वो इससे क्या होंगे, एम्प्लॉय क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू हैंड, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग एम्प्लॉयज। तो उन्होंने कहा, एफडब्ल्यू यहाँ पे हेनरी फेल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें जो पावर हो वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो कुछ ही लोगों के हाथों में होने चाहिए, सभी के हाथों में नहीं होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा स्केलर चैन। नेक्स्ट, स्केलर चैन में क्या होता है कि कोई भी जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या टॉप से बॉटम से, वो कोई भी इंफॉर्मेशन टॉप से चलती है और धीरे धीरे करके कहाँ बॉटम तक पहुंचती है। पहले क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट पहुंची, वहां से मिडिल लेवल मैनेजमेंट पहुंची, और वहां से लोअर लेवल मैनेजमेंट पहुंची। ठीक है। तो स्केलर चैन ये होता है कि धीरे धीरे करके हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का फिगर बनाया गया है, इसमें जैसे कि ए टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ से बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ गया, इसी तरह एच आई जे के। ये था क्या कि इंफॉर्मेशन इससे क्या होता है कि प्रॉपर वे में सभी के पास पहुंच जाता है, ये कहीं से छूटता नहीं है किसी के पास। ठीक है। तो ये होता है स्केलर चैन। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन पहुंचने में लेट होता है। यदि इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचाना है तो इसमें उन्होंने एक गैंग प्लान के बारे में चर्चा किया, जिसमें इसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने के लिए वो डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट कर सकता है विद द परमिशन ऑफ अपने सुपेरियर से। परमिशन लेके वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्ट के से यहाँ पे क्या कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, गैंग प्लैंक। जबकि ए से बी आया, सी आया, डी आया, इस तरह ए से एच आई जे, क्या ये सब क्या है, ये स्केलर चैन के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। किसी भी काम को किसी एक ऑर्डर में वे में एक ऑर्डरली काम होना चाहिए, मतलब कि किस काम का कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है, ये किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कि एक एग्जांपल, यदि बैंक में जाते हैं तो बैंक में बैंक मैनेजर का चैम्बर कहाँ है, क्लर्क कहाँ बैठते हैं, कैशियर कहाँ बैठते हैं, ये पूरा वहाँ पे क्या होता है, ये डिनोट रहता है कि यहाँ पे बैठते हैं। इससे क्या लोग आसानी से वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह कोई भी उस तरह से ऑर्डर नहीं हो कोई भी चीज। इक्विटी, सभी इंप्लॉयज क्या इक्वली ट्रीट होनी चाहिए, उसके कास्ट जेंडर के आधार पर उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय के एक स्टेबल टेन्योर होना चाहिए जिसमें वो अपना प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय को इनकरेज करने चाहिए, न्यू आइडिया इनिशिएट करने के लिए एम्प्लॉयज को क्या इनकरेज करना चाहिए। स्पिरिट डिक्रॉप्स, स्पिरिट डिक्रॉप्स में कहता है कि एम्प्लॉय को एक टीम वर्क में काम करना चाहिए, इंडिविजुअल में काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब टीम वर्क में काम करता है तो वर्क क्या ज्यादा इफिशियंट वे में वर्क होता है। ठीक है। ये था टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है, इनके भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है तो देखिए नीचे, द इफेक्ट ऑन
द इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट हैज नॉट बी टेकन, मतलब कि इन्वायरमेंट को यहाँ पे नहीं ध्यान में रखा गया है कि यदि हम ऐसे काम करेंगे तो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में नहीं देखा गया। ह्यूमन साइड हैज बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड, यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में देखा गया, ह्यूमन कैसे काम करेगा, उसमें के लिए क्या फैसिलिटी होगी, कैसे होगा, ह्यूमन के अप्रोच से वहाँ पे कुछ देखा ही नहीं गया। ठीक है, देयर इज लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट दिस थ्योरी, मतलब कि जो इस थ्योरी को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने से मेरा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो, ऐसा कोई एविडेंस में नहीं मिला जिससे हो कि यहाँ पे हम इस एडमिनिस्ट्रेशन इससे हम प्रिंसिपल को यूज कर सकें, इस थ्योरी को हम यूज कर सकें। The theory states the management can taught, but what should be taught has not been referred to. मतलब कि कहता है कि theory states the management can, but what should be taught has not been referred to. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट पढ़ा रहा है कि कैसे क्या करना है, लेकिन क्या बता रहा है ये इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है, कैसे क्या करना है कोई भी चीज। There are numerous classification of managerial function. Fail management functions are not the only ones. The numerous, मतलब कि मैनेजरियल फंक्शन को बहुत सारे स्टेजेज में क्लासिफाई कर दिया गया, कोई एक फंक्शन नहीं है फेयल मैनेजमेंट का। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी यूनिवर्सली अप्लाइड, इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को हर एक जगह अप्लाइड नहीं किया जा सकता, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा फेयल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग टोटल क्या पढ़े, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में। हाँ, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ब्रीफ, मतलब इन ब्रीफ मतलब इनको शॉर्ट में आप इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को प्रोवाइड ये कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, या फिर एक्सप्लेन द साइंटिफिक साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर, या फिर एक्सप्लेन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयल, या फिर एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इसका पूरा नोट्स मेरे PDF इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।